हेलो स्टूडेंट्स। छात्रों, पिछली क्लास में हमने भारत के कृषि प्रकार और कृषि प्रदेशों के बारे में बात की थी। हमने ये डिस्कस किया था कि कृषि प्रदेशों को भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है। इसी क्रम में हम आगे ये पढ़ते हैं कि भारत के कृषि प्रदेशों को किस तरह से विभाजित किया गया है, किस तरह से इसका प्रादेशीकरण किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों की प्रधानता के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण। फसलों की प्रधानता का मतलब होता है कि किसी एक फसल की प्रधानता के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है और उस प्रधान फसल के साथ कुछ अन्य फसलें भी वहाँ पर उगाई जाती हैं। सभी फसलों में जो फसलें सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती हैं उसी के आधार पर इन प्रदेशों का नामकरण किया जाता है। मामोरिया, आर.एल. सिंह, स्पेंसर आदि विद्वानों ने इसी आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी फसल प्रधानता और फसल समूह के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। इन प्रदेशों को फसल समूह प्रदेश भी कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में जिन फसलों की प्रमुखता होती है वहाँ पर कृषि और भौतिक दशाएं भी एक समान हैं। इसी आधार पर निम्न कृषि प्रदेश बताए हैं। कौन कौन से हैं इसमें हम देखेंगे। जैसे मामोरिया नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में फसलों की विशेषता और प्रमुखता इन दोनों के आधार पर कृषि प्रदेश निर्धारित किए और इस निर्धारण में धरातल की दशा, जलवायु, मिट्टी और जनसंख्या घनत्व आदि बिंदुओं को ध्यान में रखा। इनके अनुसार प्रमुख कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं। फल और सब्जी उत्पादक प्रदेश, इसमें कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और आसाम के क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ पर प्रमुख फसलें हैं फल और सब्जियाँ। दूसरा क्षेत्र है चावल, जूट और चाय प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, बंगाल, यूपी का तराई क्षेत्र और तटीय मैदान शामिल हैं। गेहूं और गन्ना प्रदेश बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, राजस्थान आदि शामिल हैं। मोटे अनाज में तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी केरल आदि हैं। मक्का और मोटे फसलों के प्रदेशों में पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात, जबकि कपास प्रदेश के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और काली मिट्टी के क्षेत्र में विस्तार मिलता है। स्पेंसर नामक विद्वान ने भारत को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा। इन्होंने दो दो फसलों का, जैसे चावल और उसके साथ जूट, चावल, चाय, केवल चावल, पहाड़ी मिश्रित फसलें, चारागाह फसलें, भारतीय मिश्रित फसल, बागाती फसल, चावल और उष्ण फसलों के प्रदेश, इस तरह से 8 कृषि प्रदेशों का विभाजन किया। इसको आगे मैं और बताऊंगा। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी नामक पुस्तक में फसलों के आधार पर फसल समूह प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। जिस क्षेत्र में जो फसल सर्वाधिक भूभाग पर पैदा की जाती है उसी के आधार पर भारत को 8 मुख्य फसल प्रदेशों में बांटा है। जैसे चावल प्रदेश, जहाँ चावल मुख्य फसल है, ज्वार बाजरा प्रदेश, गेहूं प्रदेश, चना, कपास, मक्का, मूंगफली और नारियल प्रदेश। तो ये सभी किस आधार पर बांटे हैं, जिसमें एक फसल की प्रधानता है। पूर्वी और दक्षिणी भारत में चावल प्रदेश, उत्तर और मध्य उत्तरी भूभाग पर गेहूं प्रदेश का विस्तार मिलता है। पठारी और राजस्थानी भूभाग पर ज्वार बाजरा की अधिकता है, जबकि गुजरात में चना बाहुल्य क्षेत्र है। मामोरिया की अभी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख कृषि साहचर्य प्रदेश। खाद्यान्नों की प्रधानता के आधार पर भारतीय कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया। देश में कई फसलों को एक साथ उगाते हैं जिनमें किसी एक फसल की प्रधानता होती है और इसी आधार पर भारत को गेहूं, चावल,
ज्वार बाजरा और चाय की प्रधानता के आधार पर कृषि प्रदेशों में बांटा गया। इसमें 4 प्रमुख और 16 अन्य फसल प्रदेश निर्धारित किए गए। 4 प्रमुख प्रदेश कौन से हो गए? गेहूं और उसके साहचर्य प्रदेश, नंबर 2 धान और साहचर्य प्रदेश, 3 ज्वार बाजरा की फसल और उसके साहचर्य प्रदेश, और चाय और साहचर्य प्रदेश। अर्थात मुख्य फसल इनमें हो गई गेहूं, धान, ज्वार बाजरा और चाय। अब जैसे गेहूं की बात की हमने, तो गेहूं के साथ कौन सी फसलें हैं उसका इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया है। गेहूं के साथ बाजरा, तिलहन, कपास और गन्ना प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, यूपी के ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम है वहां इनका विस्तार है। रबी की मुख्य फसल गेहूं और खरीफ में बाजरा पैदा होता है। गेहूं के साथ तिलहन, बाजरा के साथ कपास का उत्पादन किया जाता है। और गन्ना 2 फसली हैं। गेहूं के साथ जौ, ज्वार, दालें और गन्ना प्रदेश, इसमें यूपी, बिहार के पश्चिमी भाग शामिल हैं। गेहूं, रबी और इसके बाद जौ का स्थान आता है। खरीफ में ज्वार और दलदल या दालें दोनों का महत्व है, और गन्ना दोनों फसलों में उगता है। इसी तरह से गेहूं के साथ बाजरा और कपास प्रदेश, इसमें आपका एमपी और राजस्थान का पूर्वी भाग है, जहां रबी में गेहूं और खरीफ में बाजरा और कपास की खेती करते हैं। अब लेते हैं हम धान के साथ की फसलें। धान के साथ जूट का क्षेत्र, ये आपका निचला मैदान, गंगा का मैदान पूर्वी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में है। धान गन्ना क्षेत्र, ये तराई क्षेत्रों में है जहां धान और गन्ना उगाए जाते हैं। धान के साथ मक्का, तिलहन और दाल क्षेत्र, इसमें बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं जहां खरीफ में धान और मक्का तथा रबी में तिलहन और दालें उगाई जाती हैं। धान के साथ गन्ना, गेहूं और तिल के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र हैं। धान के साथ गन्ना, बाजरा और दाल क्षेत्रों में तमिलनाडु और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र हैं। धान के साथ गन्ना, मूंगफली तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र में है। धान, कपास, तंबाकू क्षेत्र का विस्तार गुजरात में है। धान के साथ नारियल का क्षेत्र पश्चिमी समुद्र तटीय भाग और नदियों की घाटियों के निकट है। तीसरा मुख्य प्रदेश है ज्वार बाजरा और उसके साथ की फसलें। ज्वार बाजरा के साथ में देखेंगे हम, पहला ज्वार के साथ कपास, गेहूं, तिल और दाल। ये क्षेत्र आपका दक्षिण पश्चिमी एमपी, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में है, जहां खरीफ में ज्वार और कपास तथा रबी में गेहूं और तिलहन की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। ज्वार, कपास, तिलहन और दाल क्षेत्रों में पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक के काली मिट्टी के कम उपजाऊ क्षेत्र हैं। बाजरा के साथ दाल, गन्ना, मूंगफली, ये पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्वी भाग में और दक्षिणी कर्नाटक से उत्तरी केरल तक विस्तृत हैं। चाय और उसके साहचर्य फसलों में धान, तंबाकू क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में चाय के साथ धान और तंबाकू उगाई जाती है, जबकि चाय और रबड़ के क्षेत्रों में अरुणाचल, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में और चाय एवं रबड़ के उद्यान पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कृषि साहचर्य प्रदेशों का वर्णन है। अब हम बात करते हैं भारत के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या है और इसका निर्धारण क्यों किया जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, जैसे सूखा, बाढ़, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, उर्वरकता में कमी आदि, और कृषि के विकास हेतु इन समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है। कृषि विकास और वातावरण के अनुरूप विकसित होने की क्षमता तथा इस विकास का उपजाऊपन पर सकारात्मक प्रभाव आदि बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए जिससे कृषक आसानी से समझकर व्यवहार में ढाल सके। ऐसा नहीं हो कि वो किताबों में ही रह जाए, उसको व्यवहार में ढाला जा सके। इस तरह की प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए। कृषि के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनमें मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान
मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसे कृषि योग्य भूमि का अभाव, भूमिगत जल स्तर में कमी, जल संसाधनों का निरंतर शोषण, दोहन, प्रदूषण, उत्पादकता में कमी, मिट्टी की उर्वरकता में कमी, अनुपजाऊ क्षेत्रों का बढ़ना, रोग और प्रकोप, ये कई तरह की समस्याएं हैं जो कृषि विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किसी क्षेत्र विशेष में फसल उत्पादन का निर्धारण होना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र से लोगों की बदलती और बढ़ती आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। कृषि प्रणाली में स्थायी सुधार होने चाहिए। इसी आधार पर देश की कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें कृषि पारिस्थितिकी को आधार बनाकर मुख्य 20 क्षेत्रों और 60 उप क्षेत्रों में बांटा है। ये क्षेत्र कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिमी हिमालय, जिसमें हिमालय और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र शामिल है, जहाँ ठंडी और शुष्क जलवायु है, मिट्टी कम गहरी है, जल की कमी है, और ऐसे भागों में गेहूँ, चावल, मक्का, आलू की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। पश्चिमी मैदान कच्छ काठियावाड़ प्रदेश, इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब है। गर्म शुष्क जलवायु है, रेतीला प्रदेश है, जल का अभाव है, इसलिए यहाँ गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल और मूंगफली उत्पन्न होती है। आंध्र और कर्नाटक का दक्षिणी पठारी प्रदेश गर्म और शुष्क जलवायु का भाग है, लाल काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, पानी की कमी है, इसलिए मोटे अनाज और मूंगफली उत्पन्न होते हैं। अरावली का मैदान का दक्षिण पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, जिसमें उत्तर पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी यूपी है। यहाँ गर्म अर्ध शुष्क काप मिट्टी है, मध्यम वर्षा है और गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, सरसों आदि उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से गर्म अर्ध शुष्क जलवायु वाला पूर्वी राजस्थान और गहरी काली मिट्टी वाला गर्म अर्ध शुष्क जलवायु वाला कर्नाटक और पूर्वी महाराष्ट्र का प्रदेश है। पूर्वी आंध्र और सुदूर दक्षिणी प्रदेशों में तमिलनाडु, कर्नाटक के भाग गर्म शुष्क वाले हैं, जहां चावल, गन्ना, गेहूं उगता है। तराई प्रदेशों में पंजाब, बिहार, यूपी, जहां गर्म और अर्ध आर्द्र जलवायु है, काप मिट्टी है, इसलिए चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं आदि फसलें होती हैं। दक्षिण पश्चिमी एमपी, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्म शुष्क जलवायु है, काली लाल मिट्टी है, ज्वार बाजरा होता है। गर्म नम जलवायु वालों में चावल और गेहूं, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, गेहूं और ज्वार की फसलें उत्पन्न होती हैं। उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, ये क्षेत्र मध्य पूर्वी प्रदेश है, जहां वर्षा पर्याप्त है, चावल, गेहूं, गन्ना मुख्य फसलें हैं। कहीं कहीं जूट का उत्पादन होता है। कश्मीर, हिमाचल आदि क्षेत्रों में ठंडी नम जलवायु है, पेड़जोल मिट्टी है, जहां चावल, गेहूं, मक्का उगता है। मध्यवर्ती तराई प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में है, गेहूं, चावल, गन्ना के क्षेत्र हैं। हुगली घाटी प्रदेश असम, बंगाल का काप मिट्टी का क्षेत्र है, जहां चावल, जूट और चाय की फसलें उत्पन्न होती हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम प्रमुख हैं, जहां चावल, मक्का, जूट और चाय का उत्पादन होता है। तटीय प्रदेशों में चावल, मूंग, नारियल मुख्य हैं, यहाँ गर्म और तर जलवायु वाले क्षेत्र हैं। द्वीपीय प्रदेशों में गर्म और तर जलवायु में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र शामिल हैं। तो इस तरह से हम भारत के विभिन्न कृषि प्रदेशों को भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजित करते हैं और उस विभाजन में उनके क्षेत्र और उसके अंतर्गत प्रमुख फसलों का वर्णन करते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम हरित क्रांति और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।